से पहले मान नरेंद्र मोदी के सम्मान में नश्तर खानकाही का एक शेर अर्ज करना चाहता हूं। उठता है सवालों से सवालों का धुंधल का, उठता है सवालों से सवालों का धुंधल का, सब उसके लिए है, वो मगर किसके लिए है। तो ये सारे सवाल आप जिससे कर रहे हैं, इस देश में सब कुछ उसके लिए है। गोदी मीडिया, सत्ता का पूरा तंत्र, लोग, संसद का मंच, न्यायालय, सब उसके लिए है। वो मगर किसके लिए है? वो है चुनाव के लिए, वो है सिर्फ अपने मित्रों के भले के लिए। इसलिए जब वो संसद के पटल का इस्तेमाल चुनावी आम सभा के रूप में करता है, तो उन सवालों के जवाब नहीं मिलते जिन सवालों के लिए विपक्ष के इतने बड़े गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था। संसद के स्तर की बात अभी सभा साहिबा कर रही है, तो मुझे याद आ रहा है, इतिहास की बहुत बात की नरेंद्र मोदी जी ने। आजादी के पहले से लेकर नेहरू, इंदिरा, सबको कटघरे में खड़ा किया। हो सकता है उन्हें ये नहीं मालूम हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने उनकी अपनी पार्टी के सांसद, उनके अपने जामाता, उनके दामाद फिरोज गांधी ने एक ऐसा सवाल उठाया था जो भारत के इतिहास का पहला वित्तीय घोटाला माना जाता है। 1957 में एलआईसी में एक दास मुंदड़ा नाम के कलकत्ता के सेठ थे। उनकी कंपनी में एलआईसी ने 12 करोड़ 40 लाख रुपए का निवेश किया था। ये नियम के विरुद्ध माना गया और इस मुद्दे को पंडित नेहरू की अपनी पार्टी के सांसद, उनके दामाद फिरोज गांधी ने संसद में उठाया। आज नरेंद्र मोदी चौके छक्कों की बात कर रहे थे। फिरोज गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत यहां से की थी कि आज मैं बहुत जोर से हिट करने वाला हूं, आप लोग तैयार रहिए। और उन्होंने ये कहा था कि मैं जवाब में हिटिंग सहने के लिए भी तैयार हूं। नरेंद्र मोदी को यह बताना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी के सांसद द्वारा उठाए गए हरिदास मुंदड़ा कांड में वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी का इस्तीफा हुआ था। ये था संसदीय लोकतंत्र, ये थी संसद की गरिमा कि अपनी ही पार्टी के सांसद द्वारा उठाए गए सवाल पर अक्षुण्ण और अपार बहुमत वाला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने वित्त मंत्री का इस्तीफा कराता है। लेकिन अब हम अमृत काल में है, जहां लोगों को ट्रैक्टर से कुचल देने वाले लोग पद पर बने रहते हैं। एक राज्य चल रहा है 90 दिन से, गृह मंत्री कहता है हम चीफ सेक्रेटरी को हटाते हैं, मुख्यमंत्री को नहीं हटाते। चीफ सेक्रेटरी को जनता ने नहीं चुना, चीफ सेक्रेटरी किसी मतदान के जरिए पद तक नहीं पहुंचा, एक परीक्षा देकर वहां पहुंचा है। लेकिन जिसे जनता ने चुना है, वो जनता आज वहां मर रही है। वहां गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है मुकेश कुमार जी। बाकायदा मिलिशिया बनी हुई है एक मुख्यमंत्री की, दूसरी मिलिशिया दूसरी जनजाति की बनी हुई है। और उस गृहयुद्ध पर अविश्वास प्रस्ताव लाते समय विपक्ष जितने सवाल उठाता है, उनमें से एक का भी जवाब प्रधानमंत्री नहीं देते। प्रधानमंत्री के भाषण का आकलन अगर किस रूप में करना हो, किसी रूप में अगर करना हो, तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। ग्वालियर में एक मेडिकल कॉलेज है, गजरा राज कॉलेज। आज से कुछ दशक पहले तक वहां पर एक प्रतियोगिता हुआ करती थी। एनुअल फंक्शन में जो डिबेट कंपटीशन होते हैं, तमाम तरह की और स्पर्धाएं होती हैं, उसमें एक स्पर्धा होती थी इररिलेवेंट स्पीच कंपटीशन, अनर्गल वक्तृत्व कला की स्पर्धा। बाकायदा ये कंपटीशन होता था, मैं प्रामाणिक रूप से बता रहा हूं। और उसमें वक्ता जो सबसे ज्यादा अनर्गल प्रलाप करता था, जो विषय से इतर जितना भी कुछ बोल सकता था, वो प्रथम आता था। यानी उसका पहला वाक्य दूसरे वाक्य से संबंधित न हो, जो विषय दिया गया उस पर न बोले। तो आज माननीय प्रधानमंत्री के भाषण को मैं इररिलेवेंट स्पीच की प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार देना चाहूंगा। राहुल गांधी के भाषण और विपक्ष की तैयारी की बात सतीश के सिंह जी कर रहे थे। हो सकता है राहुल गांधी उस तरह के लटके झटके के भाषण न दे पाते हो, लेकिन जुमलों के दौर में अगर राहुल गांधी एक ऐसा वाक्य बोलते हैं कि भारत माता के हत्यारे हैं आप, तो क्या यह भारत माता सचमुच पीड़ित नहीं है इस वक्त? आप उस तरह के भाषण जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के प्रधानमंत्री नहीं दे सकते, आज भी वे कागज देखकर ही बोल रहे थे,
एक भी विषय का उन्होंने जवाब नहीं दिया, विपक्ष के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो मैं आज के उनके भाषण को संसदीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे निम्न स्तरीय भाषणों में ही गिनूंगा, एक नागरिक के तौर पर भी और एक पत्रकार के तौर पर भी। सवालों को जवाब की दरकार अब भी बनी हुई है, और विपक्ष उस नाते अपने इस प्रयास में सफल रहा है कि सामने, देश के सामने अपनी बात कह पाया। अंतिम बात, नरेंद्र मोदी संसद को संबोधित नहीं कर रहे थे, वे अपने इको चैम्बर को संबोधित कर रहे थे। उनका अपना विश्व, उनका अपना एक मनोविश्व, और उस विश्व के जो नागरिक हैं, उनके अंध समर्थक, उनके मतदाता, उनका आईटी सेल, उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसे उन्हें जो संदेश देना था, उसके लिए उन्हें संसद के पटल का इस्तेमाल किया। अब उस इको चैम्बर में नरेंद्र मोदी के आज के भाषण की तमाम अनर्गल बातें, जो ऐतिहासिक रूप से, प्रामाणिक रूप से सिद्ध भी नहीं हो सकती, उनकी अनुगूंज 2024 तक होती रहेगी। उसकी काट अभी हमारे आपके पास नहीं है, उसकी काट है जो इस वक्त सत्येंद्र पर हो रही जी। कुछ और चीजें भी उन्होंने इशारों में कह दी कि एक प्रोपेगेंडा चलेगा कि सरकार महान कार्य कर रही है, ये 1000 साल की सबसे अच्छी सरकार है, 75 साल तो छोड़ दीजिए। इस तरह की जो 5-6 पॉइंट टेक अवे हैं विपक्ष के लिए, उन पर काम करने की जरूरत पड़ेगी विपक्ष को। देखिए, नरेंद्र मोदी ये संकेत नहीं भी करते, ये पॉइंट्स नहीं भी बताते, तब भी विपक्ष तो अपना काम कर रहा है। आपने जो तोड़फोड़ की बात कही कि इंडिया जो गठबंधन है उसमें से कुछ लोगों को निकालने की कोशिश वे करेंगे, ये सब चलता रहेगा लोकसभा चुनाव से पहले तक। यद्यपि अब संभावना कम है, क्योंकि जो छोटे दल हैं वे अपने स्वयं के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें मालूम है हम अपने अपने राज्यों में बचेंगे तब तो देश की राजनीति में कहीं रह जाएंगे, और बचने के लिए किनारा उस वक्त उन्हें इंडिया नाम का गठबंधन ही दे रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी तो निगल जाती है छोटी पार्टियों को, या तोड़ देती है, तोड़वा देती है। इसका उदाहरण फिलहाल कई सारे हैं, सबके ध्यान में है। तो मुझे लगता है जो असली लड़ाई अब बाकी के 8-10 महीने में है, वो सड़क पर लड़ने की जरूरत है। संगठन की बात सभा ने कही, तो वो सब संगठन अब अपनी अपनी पार्टियां उस काम में लगी हैं, और उसकी पहली अग्नि परीक्षा इसी नवंबर महीने में हो जाएगी 5 राज्यों के चुनाव में, कि जो बाकी पार्टियां हैं उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, तेलंगाना में बाकी लड़ने वाले कोई भी हो, उन सब की परीक्षा, और खासतौर से हिंदी बेल्ट के इन 3 राज्यों में तो कांग्रेस की परीक्षा आ जाएगी, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। इसके नतीजों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब मेरे हिसाब से परिदृश्य काफी कुछ बदल चुका है। सबसे ज्यादा बदलाव ये हुआ है कि पहले भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी नैरेटिव सेट करते थे, सियासत की जाजम बिछाते थे, मुद्दे तय करते थे। अब ये बाजी उनके हाथ से निकलना शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद, उसे भी एक टर्निंग पॉइंट मानना चाहिए मुकेश जी, उनकी यात्रा की शुरू होने की तारीख से लेकर आज तक आप ऐसे 20 उदाहरण गिन सकते हैं कि जिसमें कांग्रेस या विपक्षी दल एजेंडा सेट करते हैं, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को उनकी पिच पर आके खेलना पड़ता है। मैं अविश्वास प्रस्ताव को भी उसी रूप में लेना चाहता हूं। राजेश बादल जी ने बहुत सही कहा कि वे इस तरह से गिना रहे थे, कहीं वरदान की बात कर रहे थे कि कांग्रेस हमारे लिए वरदान है, या अधीर रंजन हमारे लिए वरदान है, इत्यादि इत्यादि। बहुत सारी अवैज्ञानिक बातें भी उन्होंने कही, काले कपड़ों को लेकर और सब। प्रधानमंत्री के श्रीमुख से इस तरह की टोने टोटके की बातें भी उचित नहीं लगती, पर यह सारी चीजें हताशा का परिचायक हैं। मेरा स्पष्ट मानना यह है कि आज के बाद असली लड़ाई जमीनी तौर पर लड़ी जानी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सीधी चुनौती कांग्रेस और इस गठबंधन से दिखाई दे रही है। ये हताशा प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष में दिख रही थी 3 दिनों से, और संदेश जनता तक चला गया है। परिणाम क्या होंगे हम नहीं जानते।